सभी को जोहार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जो मैंने संकल्प लिया था आप सबों के लिए कि अब रेगुलर क्लास आएगी आपके लिए, हफ्ते में 2 क्लास आएगी जीएस पोर्शन की। आप सबों को पता है जो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की जो एग्ज़ाम निकट भविष्य में होने वाली है विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर, तो उससे संबंधित जो जीएस पोर्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्या कि डे 1 जो लेक्चर आप देख रहे हैं, आज लेक्चर कौन सा है आपका, डे 2 का लेक्चर। डे 1 का लेक्चर था, उसमें क्या है 15 क्वेश्चन कराया गया था। अब उससे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब क्या है, लगभग आप समझिए एक सेट आपका कंप्लीट होने वाला है जीएस का, ठीक है। जिसमें से जैसे आपको क्या एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी मेरे द्वारा जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपको क्या है कराए जाएंगे, ठीक है, एवरी लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन 2 है, ठीक है। जीके जीएस से संबंधित जो आपका पोर्शन है, झारखंड करंट अफेयर्स, साथ ही बुक्स से, उसके बाद आपका हो गया सिविल, ये आपका कोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन, साथ ही पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, साइंस से, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। देखिए बराबर कहीं ना कहीं क्या है, बिल गेट्स बराबर चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना, बराबर चर्चा में रहते हैं। तो क्या है, किताब तो एक क्वेश्चन तो रहेगा ही पुस्तक, तो ऐसे में क्या है ये चर्चा में रहते हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भी क्या है चर्चा में बनी रहती है। तो कौन सा लिखा गया, टॉम ऑफ सैंड, द मैवरिक इफेक्ट, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, डिकोडिंग इंडियन बाबडूम, ठीक है, बाबडूम। चलिए तो क्या हो गया, बिल गेट्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। चलिए इन सारे प्रश्नों को क्या है, आप जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन इन सारे प्रश्नों पर एक बार नज़र जरूर बनाइएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि आज आपका ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो सीरीज चलते रहेगी तो क्या है, आपके पास काफ़ी प्रश्नों का संकलन हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे द्वारा कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कनेक्टिविटी है उन क्वेश्चनों की, ठीक है, करंट इशू टाइप, बर्निंग इशू टाइप से या कोर्ट से रिलेटेड, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपके समक्ष लाया गया है ताकि आपको इनका बेनिफिट मिल सके। अगला, चलिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति जी जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कितने दिनों तक वो वैलिड रहता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। चलिए बताइए तो कितने दिन के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति जी का अध्यादेश। तो ध्यान दीजिएगा वो 6 महीने के लिए क्या है वैलिड रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया, ठीक है, सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा हाल ही में झारखंड का सबसे लंबा पुल, देख रहे हैं ना, तो ये क्या जेएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। साथ ही क्या है, अदर जो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के लिए एग्जाम के लिए हैं, जरूरी नहीं पूछे, लेकिन झारखंड से रिलेटेड है तो क्या कहता है, सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, अंतिम, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। आपको क्या है, पुल का आप नाम बताइएगा, ठीक है। आप क्या है, सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया, सबसे लंबा पुल का क्या नाम है उसको आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का विश्व परिदृश्य से एक क्वेश्चन रह सकता है। तो भारत जो है किस जो क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, किसका भाग है, G7 का, G20 का, आसियान का, यूरोपीय संघ का। तो ध्यान दीजिएगा किसका भाग है, G20 का। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं, किसमें कितने देश हैं, ठीक है ना, ये पूछ सकता है किसमें कौन से कितने देश हैं, ठीक है। अब कब स्थापना हुआ ये भी चीजें पूछ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा G7 कितना है, G7 की स्थापना 1975 में हुई, कितने देश हैं, 7 देश। ध्यान दीजिएगा G7 का क्या है, स्थापना कब हुआ, 1975 में। टोटल कितने देश इसके मेंबर हैं, तो 7 देश इनके मेंबर हैं, क्लियर। अगला क्या है, G20 में क्या है,
20 मत समझिएगा, G20 में पहले 20 थे, लेकिन अब कितने मेंबर हो गए हैं इसके? 21 मेंबर हो गए, ठीक है। और 21वां मेंबर कौन है? AU, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है 21वां मेंबर है। कब स्थापना हुआ, ध्यान रखिएगा, 1989 में, क्या 1990 कहता है, 1999 में इनकी स्थापना हुई है। अगला देखिए आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। 11 सदस्य तिमोर लेस्ते है, ठीक है। याद रखिएगा कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं इनके, ठीक है। और 11 सदस्य कौन हो गया? तिमोर लेस्ते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। 27 देश सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27, ठीक है। इसमें 7, 7, 21, 11, 27। तो इस नजरिए से क्या, इसमें बहुत सारा डाटा है, फैक्ट्स है, कब स्टेबलाइज्ड हुआ, कौन नए मेंबर बने, अंतिम मेंबर कौन बने, कितने टोटल मेंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की पहुंच सबसे पहले आप तक हो सके। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो 2024 का आप साल देख रहे हैं, ये क्या है? ये चुनावी साल है। किसका साल है? चुनावी साल है। तो ऐसे में क्या है, चुनाव पे नजर बना के रखेंगे। चुनाव से एक न एक प्रश्न क्या है, हम लोगों को लेना है, और ताकि क्या है, अगर प्रश्न आए तो छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। इसके बारे में आपको क्या है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग की स्थापना किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत। रट्टा मार लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस बार चुनावी वर्ष है, आ सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का एग्जाम है, JSSC का एग्जाम आने वाले समय में। आपके लिए होमवर्क है, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 320 में क्या मेंशन है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यार इसको क्या, चीज़ों को रिमेंबर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का एग्जाम है, नेचर थोड़े प्रश्नों की अलग रहती है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को डाला गया है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KS थिमिया, जनरल KM करियप्पा, जनरल मानिक साव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल KM करियप्पा क्या है? भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? 1969, 1953, 1753, 1853। ये क्या है? स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी का भी एग्जाम है, 2, 3, 4 क्वेश्चन स्टैटिक जी के पूछता है, आसान प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो उसी में लेकर लिया गया है। तो 1853, ध्यान दीजिएगा, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1853 में। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन, खजुराहो। देखिए अगला क्वेश्चन किससे है, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, रहता ही रहता है हिस्ट्री से। 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? होलकर ने, सिंधी ने, राजपूत ने, चंदेल राजपूत ने। तो ध्यान दीजिएगा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल राजपूत के द्वारा कराया गया था, ठीक है। बस एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, एक बार स्टडी कर लीजिएगा। वीक में आपको क्या है, 2 वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही प्रयास किया जा रहा है आगे आपकी जो अरबी इंग्लिश है या पोर्शन है उसको भी कंटिन्यू कराया जाएगा। नहीं तो अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो क्या है, बीच बीच में आपकी क्या है, इंग्लिश की भी क्लास लेंगे। तो वो क्या है आपका, जैसे किसी कोई क्लास रहेगा तो वोकैब का हो जाएगा आपका, किसी दिन एंटोनेम का हो जाएगा, किसी दिन सिनोनिम्स का हो जाएगा, किसी दिन इडियम एंड फ्रेजेस का हो जाएगा। वो बीच बीच में क्लास आपके लेंगे, ठीक है। जो कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे चीज़ों को रट्टा मार लीजिएगा, तो दिमाग में रख लेना है। इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? आवर्त सारणी में सबसे कम रिएक्ट जो करता है, प्रतिक्रियाशील क्या कहते हैं, तत्व कौन सा है, ठीक है। पर सबसे कम, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम। सोडियम, जस्ता, तांबा, सीसा, ये चारों में सबसे कम कौन है आवर्त सारणी में? तो ध्यान दीजिएगा, तांबा सबसे कम जो है रिएक्टिव होता है। और सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है? तो पोटेशियम। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है? तांबा। और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बीच, यहाँ पे क्या, किन दो लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कृषि तथा भोजन भंडारण के संकट के कारण 3 सालों के लिए योजना अवकाश रहा था? आपको पता है कि बीच में एक योजना अवकाश आया था जिसमें कोई भी योजना
नहीं चलाया गया था, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक उसी प्रकार एक बार योजना अवकाश आया था 3 साल के लिए, जिसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो इसका काल कौन सा रहा था? प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए इसका बताइए कौन सा इसमें रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, जो योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश जो आप देख रहे हैं, ठीक है, योजना अवकाश ये कब रहा था? तो ध्यान दीजिएगा, ये कब हुआ था? तृतीय तथा चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के बीच में ही क्या है? योजना अवकाश था। आपके लिए होमवर्क है कि क्या होमवर्क है आपके लिए, ध्यान रखिएगा कि किनके समय में हुआ था ये योजना अवकाश जो था, ये किनके समय में हुआ था और कौन से साल में। ठीक है, किनके समय में ध्यान रखिएगा और किस साल में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप प्रश्नों को कुछ कुछ संकलन करेंगे तो ये आपके जहन में बस जाएंगे, क्वेश्चन गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस डॉस किस प्रकार का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर जीयूआई, मल्टी यूजर जीयूआई, सिंगल यूजर जीयूआई और मल्टी यूजर क्या है? जीयूआई। बताइए, यहाँ पे डबल लिखा गया है, ये बी इसका नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर है। ठीक है, सिंगल यूजर जीयूआई, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, कंप्यूटर से ध्यान रखिएगा 3 प्रश्न आपका क्या है? रहना ही रहना है। कितना? कंप्यूटर से 3, झारखंड से 3, ये 3 रहेंगे। हाल ही में जूनिपर वृक्ष, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, हाँ, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? जूनिपर वृक्ष को किसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया? किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा, अंडमान और निकोबार के द्वारा, लक्षद्वीप के द्वारा, लद्दाख के द्वारा। जूनिपर वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया किस राज्य के द्वारा? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, उसमें कौन सा एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ। तो ध्यान दीजिएगा, एक अखिल भारतीय संघ भी विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्ता भी विशेषता थी, द्विसदनीय विधानमंडल भी विशेषता थी। केंद्र के साथ द्वैत शासन क्या है? डायरची जो पढ़ते हैं हम लोग, डायरची का क्या है? विशेषता नहीं था 1935 अधिनियम का। ठीक है, इस प्रकार से 3-4 डाटा रहेंगे तो आपको मदद होगा आगे भी। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से भी आपका कितना है? 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो क्या आंसर करेंगे? कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पूछा जाए कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान कौन कौन से गुजरती है? चलिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, कौन कौन से जगह से गुजरती है कर्क रेखा? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे झारखंड से भी गुजरती है। आपको कहाँ? रांची से थोड़ा आगे जब बढ़िएगा और मांझी के थोड़ा पहले, हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से क्या होती है? कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कभी कभार क्या है आपका, क्या है ऑप्शन दे देगा कि किससे होकर नहीं गुजरती है। तो 8, ये 8 याद रखिएगा नाम तब। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको क्या है एकदम क्या है अंगुली पे गिनने वाला नाम है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहीं अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने दे, 4 में से 3 नाम देगा, कोई एक अदर स्टेट मिक्सअप कर देगा। तो ये 8, ये जो आपके हैं 8 मेंबर जो 8 जो राज्य हैं, ये आपके जहन में होनी चाहिए बातें। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से साइंस से क्वेश्चन है। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किसके कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है? पानी से भरी बाल्टी में जो है रखा छड़ किसके कारण जो है टेढ़ा दिखाई पड़ता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, ऊर्ध्वाधर के कारण। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छड़ किससे टेढ़ा प्रतीत होता है? तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा जो भी लेट से जुड़े हैं पूरे कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। साथ ही क्या है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं बोलेंगे। हर एक ग्रुप में जो भी आप लोग हैं, सबों का ग्रुप रहता है, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? झारखंड से जिस प्रकार मैंने बताया
3 क्वेश्चन क्या रहना। तो इसमें से क्या है, इस प्रकार के नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड से। उलगुलान से क्या तात्पर्य है, ठीक है, या किससे संबंधित है, कौन सा आंदोलन उलगुलान करा था, किनका, संथाल का, हो का, कोल का, मुंडा का। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसी का नाम क्या था, उलगुलान, ठीक है। धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते हैं, धरती आबा के नाम से। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, संवैधानिक सुधार, ठीक है। आप क्या हाई कोर्ट सिविल कोड का नेचर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए सारे प्रश्नों को अलग अलग कैटेगरी से कंपाइल करके आपके पास रखा जाता है कि जिस तरह से वहां पूछा जाएगा, ताकि सारे प्रश्नों का एक बार आपका रिवीजन हो पाए, आप थोड़ा सा और डायमेंशन आपके लिए ओपन हो सके, किस प्रकार के आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न छूने हैं आपको। तो इसलिए ये वीडियो क्या है, आपको एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में, नई दिल्ली में, जम्मू में, बॉम्बे में। क्या बोलिएगा, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है, जो ईमेल भेजता है उसका पता को कौन सा फील्ड दर्शाता है, टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी। तो कौन दर्शाता है, जो भेजता है उसका फील्ड कौन सा है, फ्रॉम है, टू जिसको भेजा जाता है, ठीक है, सीसी कार्बन कॉपी हो गया, बी से हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जो है बिना ईमेल बताए हुए एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है, वो हो गया बीसीसी। बड़ी पैमाने पर ईमेल भेजने के लिए क्या है, बीसीसी का प्रयोग किया जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्या है, देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप एसएससी के कैंडिडेट रहे हैं तो आपने क्या है, कई बार एग्जाम में डॉक्टर स्वामीनाथन से क्वेश्चन पढ़ा है। अब इनका निधन हो गया है तो क्या है, ऐसे में क्या है, और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वामीनाथन से कथनों पर विचार करें, इनके द्वारा इनसे रिलेटेड कथन दिया जा रहा है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा से रिलेटेड, इनके बारे में हमें पता करना है। तो उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों लाइन आपका सही है, ठीक है। क्या कि वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे और हरित क्रांति के जनक भी थे। तमिलनाडु में 1925 में इनका जन्म भी हुआ था और इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि MS स्वामीनाथन से संबंधित जो कुछ भी डाटा है आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, इनसे संबंधित क्या है पूछेगा, ठीक है, करंट इशू है तो पूछ सकता है। तो इससे संबंधित सारे फैक्ट से आप एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेत्र विकारों में से किसे लेजी आई के रूप में जाना जाता है। देखिए साइंस से भी आपका क्या है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो से आपका क्या है, 3 से 5 क्वेश्चन रह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लेजी आई के रूप में क्या कौन जाना जाता है, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, एम्ब्लायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो लेजी आई के नाम से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आजकल ज़्यादा हो रहा है ये लेजी आई, ठीक है। तो एम्ब्लायोपिया क्या है, किसको बोला जाता है, लेजी आई को बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्या समस्या होती है, तो जो माइंड है और जैसे जो आप आंख से देख रहे हैं, माइंड और आंख का प्रॉपर क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या है ये एम्ब्लायोपिया बीमारी उत्पन्न होता है। ये बेसिकली क्या है, किसी एक आंख में होता है, ठीक है, दोनों आंख में नहीं होता, एक आंख में होता है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से क्या है, दूसरे आंख पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दूसरे आंख से क्या ब्रेन ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो जाता है किसी एक आंख का, ठीक है। वही हो गया आपका एम्ब्लायोपिया। एक आंख में होता है तब होता है जब मस्तिष्क और आंख के बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, उसमें होता है। और धीरे धीरे जिस आंख से तालमेल बैठ पाता है उसी आंख का ज़्यादा यूज होने लगता है। और जिसमें एम्ब्लायोपिया होता है उसमें क्या है, क्या कहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन तालमेल नहीं बैठने की वजह से क्या है, इसकी जो है क्षमता घट जाती है और इसका प्रयोग हम लोग कम करने लगते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, लेजी आई के नाम से जाना जाता है। हाँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, जब एग्जाम आ जाएगा नज़दीक
तो हम लोग और इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे और सारी चीज़ों की वीडियो आएंगे। तब तक हम लोग जीएस जो मेन सेक्शन उसको देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग ईजी रहता है, आपको पता है, मैथ भी ईजी रहेगा। इंग्लिश मॉडरेट रहते हैं, टफ रहते हैं, तो जो एसएससी कैंडिडेट है उसके लिए टफ नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो न्यू कमर हैं, तो वो लोग क्या कीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल का इंग्लिश ऑब्जेक्टिव ग्रामर होगा उसको ले लीजिएगा, या नहीं तो सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या देखना है, एंटोनिम्स देखना है, सिनोनिम्स देखना है, इडियम एंड फ्रेजेस देखना है। ये 3 चीजें आप ढंग से देख लीजिएगा, एक पैसेज पूछेगा तो आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। और यहाँ पे हम लिस्ट कराएंगे आपको एग्जाम तक, ठीक है, कहीं घबराना नहीं है, बस स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे बने रहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? जो 8वीं अनुसूची में 4 नया भाषा शामिल किया गया था, क्या है? पॉलिटी सेगमेंट से आपका क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के लिए। 3 क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं। सिंधी, मणिपुरी, नेपाली व कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बोडो व डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो व डोगरी, संथाली, मैथिली, सिंधी व डोगरी, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट में कीजिए, क्या होगा आप लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथाली, मैथिली, बोडो व डोगरी। ये 4 भाषा क्या है आपका 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें से झारखंड से क्या है, संथाली। ध्यान दीजिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? देखिए ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आ चुका है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्ने स्ने क्या है, हम लोग आखिरी पायदान तक आ पहुंचे हैं। इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड से आपका क्या है, 3 क्वेश्चन रहना ही रहना, करंट अफेयर प्लस जीएस को लेकर के। हाँ, तो इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जगह से बिलोंग करता है? हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, कोडरमा। तो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है, पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक क्या होती है? हाइड्रोपोनिक क्या होता है? बिना मृदा के पौधों की खेती, बिना मृदा के वनों की खेती, बिना मृदा के फूलों की खेती, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोपोनिक एक विधि है जिसमें बिना मिट्टी के पौधों को उपजाया जाता है, बिना मृदा के पौधों का खेती किया जाता है। तो किस किस प्रकार के पौधों का खेती किया जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, तो किसका किसका खेती किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में? गाजर का, मूली का, सलजम का, शिमला मिर्च का, अनानास का, टमाटर का, भिंडी का, अजवाइन का, तुलसी का, तरबूज का, खरबूजा का, इस प्रकार के सारे जो आप फल देख रहे हैं या सब्जी देख रहे हैं, इसका क्या है, हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगाया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप सबों को करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? भैया आप किसका फॉर्म एग्जाम दे रहे हैं? सिविल कोर्ट का, ठीक है, सिविल कोर्ट प्लस किसका दे रहे हैं आप लोग? हाई कोर्ट का दे रहे हैं ना। तो ऐसे में क्या है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना ही चाहिए? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 114। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। और सारे अनुच्छेद को एक बार गौर से आप देख लेंगे, क्योंकि ऐसे में 124, 224, 214, 114 क्या है, मिलता जुलता है, तो ऐसे बराबर ऑप्शन आते हैं। तो अगर इसमें से क्या, अगर आपको पता रहेगा, आंसर नहीं भी पता, 2-3 पता है, तो आप आंसर एलिमिनेट कर लीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा। इसलिए इन चारों चीज़ों को आप क्या है, रट्टा मार के बैठ लेंगे, साथ ही क्वेश्चन के आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, सिविल कोर्ट के लिए क्या है, आप लोग जो क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का जिनको भी एग्जाम देना है या जो फॉर्म भर चुके हैं, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है, प्रीमियम लेवल का प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष आ चुका है। जुड़िए, 25 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, साथ ही क्या है, इसकी प्रैक्टिस बुक भी आने वाली है, जो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट में, साथ ही आपके नज़दीकी बुक स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। साथ ही सहायक आचार्य के लिए जो है 1 to 5 के लिए जो भी है खोटा से आप जुड़िए, और जुड़ करके आप यहाँ से तैयारी अपना सुनिश्चित कर सकते हैं, आगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। झारखंड कांस्टेबल का फिजिकल जहाँ तक उम्मीद है आपके चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा या करा लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आप झारखंड कांस्टेबल से भी क्या है, वैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। मिलते हैं अगले क्लास में ठीक उसी प्रकार एक सेट का हम लोग 25-30 क्वेश्चन लेकर के, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आप क्या है, अपने आपका जो ड्रीम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद।